ओके, आई एम लाइव। हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं हाँ बिल्कुल, आ ही रहा हूँ स्क्रीन के सामने, चिंता ना करो आप, है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। बाकी सारे तो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो ही गए हैं, लेकिन न्यूमेरिकल थोड़े से अच्छे से हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर यदि आपको बैच में एनरोल होना है तो आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर बैच में जा सकते हैं। सीबीटी 2 के अंदर लाइव बैच था। रिकॉर्डिंग आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की देखने को मिल जाएगी, लगभग सारे कंप्लीट हो ही गए हैं, छोटे मोटे बाकी रह गए बस, है ना। ठीक है, इक्का दुक्का कुछ पर्टिकुलर बाकी रह गया, उसको हम लोग यहाँ पर अगले आने वाले 10 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी ज्यादा डिटेल के लिए आप लोग यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पीसी मोबाइल दोनों पे रन करती है, ठीक है। समय ज्यादा नहीं आप लोगों का यहाँ पर खराब करूंगा, जल्दी से जल्दी हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर सेशन है, हमारे यहाँ पर इरिगेशन के न्यूमेरिकल वाला, ठीक है। एक बार न्यूमेरिकल वाला कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। चलो, तो आई होप सो। देखो, वैसे तो एग्जाम यहाँ पर पोस्टपोन हो गया है हमारा आराम से, और हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग भी यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं भी जरा चेक कर लेता हूँ सब कुछ सही है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ऑडियो वीडियो मेरे ख्याल से आई होप सो कि अच्छे से ही आ रही होगी। लेट मी चेक द कमेंट्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। ठीक है, चलो सब सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ब्रिज। देखो, ये वैसे हाइड्रोलॉजी का सवाल है, ठीक है, लेकिन हमने आधी क्वेश्चन कर दिए थे, साथ में आ गया तो मैंने कहा कर ही लेते हैं। एक ब्रिज है 2023 जेके पीएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से कि एक ब्रिज है दैट हैज एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 30 इयर्स एंड इज डिजाइन्ड फॉर द फ्लड मैग्नीट्यूड ऑफ रिटर्न पीरियड 80 इयर्स। व्हाट इज द रिस्क ऑफ दिस हाइड्रोलॉजिकल डिजाइन? देखो, यहाँ पर दो चीजें आप लोगों को यहाँ पर बड़े बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपको समझनी है। एक होता है रिस्क, है ना, रिस्क को मैं ऐसे लिख दूंगा आप लोगों के सामने, और ये एक होती है रिलायबिलिटी, ठीक है। अगर मान लो, जैसे कि मान लो मैंने कोई भी ब्रिज बनाया, कुछ टाइम के लिए मैं यहाँ पर ब्रिज बनाऊंगा, ठीक है। हमने कह दिया ब्रिज बनाया हमने यहाँ पर 30 सालों तक। अब 30 सालों में हमारे पास एक बार भी बाढ़ ज्यादा आ गई, भाई हमने कैसे बनाया? हमने यहाँ पर ये फ्लड को ध्यान रखा कि 80 साल में जो एक बार फ्लड आती है उतने तक हमने डिजाइन कर दिया लेकिन अगर इतनी ऐसे ज्यादा फ्लड अगर यदि आप लोगों की आ गई, है ना, यानी कि 80 सालों में एक बार नदी में इतना चढ़ाव आता है ना, तो हमने क्या कर दिया, इस हिसाब से हमने यहाँ पर 30 साल के लिए ब्रिज बना दिया। लेकिन अगर मान लो एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड, एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज से ज्यादा का, जो कि हर 80 साल में एक बार ही जनरली देखने को मिला है, वो आ गया, तो रिस्क आप लोगों का निकल के आएगा। एक बार भी आया, अगले 30 साल में हो सकता है फ्लड आपकी उतनी फ्लड एक बार आ जाए, हो सकता है 2 बार आ जाए, हो सकता है आपकी 3 बार आ जाए, तो सबके सब आपके रिस्क में काउंट होंगे। एक बार से लेके 30 बार, 20 बार, 50 बार, जितनी बार आने की चांसेस, जितनी प्रोबेबिलिटी निकलती है, सारी की सारी रिस्क में आ जाएगी। और अगर एक बार भी नहीं आता है फ्लड, यानी कि सेफ रहता है हमारा ब्रिज, तो इसको हम लोग रिलायबिलिटी कहते हैं, है ना। फिलहाल आप लोगों से यहाँ पर रिस्क बोला है, रिस्क और रिलायबिलिटी दोनों मिला के एक बनते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में? रिस्क है। रिस्क का मतलब है एक बार भी आने की संभावना है, ठीक है। एक बार भी, अगर यदि एक बार भी कोई चीज आती है, उस इवेंट को करने की प्रोबेबिलिटी हम पी बोलते हैं। एक बार भी नहीं अगर करेगा तो उसको क्यू बोलते हैं। अब देखो, एक बार करे, 2 बार करे, 100 बार करे, कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर जब रिस्क कैलकुलेट करेंगे तो हम कह देंगे सर एक बार भी नहीं आने वाली प्रोबेबिलिटी को हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, 1 में से घटा देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर निकल के आता है। इस पर्टिकुलर टाइप से हम लोग यहाँ पर चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ पर तक आप लोगों को चीजें समझ में आने वाली है। यानी कि एक बार भी अगर अकर कर गया इवेंट तो उसको हम लोग यहाँ पर पी बोलेंगे, और नहीं अगर करेगा एक बार भी, उसको हम लोग यहाँ पर क्यू बोल देंगे। तो कम से कम एक बार के अलावा कितनी बार आ सकता है, तो रिस्क को हम लोग 1 माइनस क्यू की पावर एन से हम लोग यहाँ पर डिनोट यहाँ पर जनरली करते आए हैं ठीक है समझ में आ गई बात? बिल्कुल। और आपको पता है, एक सिक्के को उछालोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना भाई। 100% चांसेस है, या तो कोई चीज होगी, या तो कोई इवेंट होगा, या इवेंट नहीं होगा। तो ये भी आप लोग यहाँ पर 1 निकल के आती है, तो हम लोग यहाँ पर रिस्क को कह देते हैं 1 माइनस पी की होल पावर एन, है ना। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 डिवाइड बाई टी होती है। टी की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर 80 दे रखी है, 80, तो पी की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 80। पी की वैल्यू कितनी जाएगी? 1 बाई 80। तो यहां से हम कह देंगे कि सर रिस्क हमारा कितना है? 1 माइनस 1 अपॉन 80, और इसकी पावर हम लोग यहाँ पर कर देंगे एन। एन मतलब हमें कितने सालों के लिए डिजाइन करना है? अगले आने वाले 30 सालों के लिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज डिजाइन करनी है। तो दैट वुड बी करेक्ट आंसर। इसको आप लोग जब निकालोगे तो आप लोगों का यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा, दैट शुड बी अराउंड, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। देखो, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी कैलकुलेट करें, है ना। 1 डिवाइड बाई 80 कर देंगे, और इसको 1 में से माइनस कर देंगे। पावर ले ली मैंने 30, और इसको भी मैंने
1 में से घटा दिया तो 0.314 आ रहा है, 0.314, या इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 31.4% लिख सकते हैं। तो सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जेकेपीएससी एई 2023 में आप लोगों से यहाँ पर ये पर्टिकुलर सवाल पूछा जा चुका है ना। इस तरह के क्वेश्चन से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह के ऑलरेडी मैं पिछले सेशंस के अंदर कम से कम नहीं करते होता 7 से 8 सवाल करा चुका हूं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा स्पीड से आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट करवाया है। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी आप लोगों को दे रखी है 21.5%। इरिगेशन का सवाल अब हमारा कंप्लीटली चालू हो गया है। इफ द फील्ड कैपेसिटी इज 21.5%, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है 11%, डेप्थ ऑफ द सरफेस लेयर इज 0.15 मीटर, आप लोगों को बस कैलकुलेट करना है क्या टोटल इवापोरेबल वाटर। देखो, अगर जब भी हम लोग यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें यहाँ पर ये पता है, देखो फील्ड कैपेसिटी का मतलब होता है कि अगर यदि आप लोग एक जमीन के अंदर पानी डाल रहे हो, है ना, देखो इस जमीन के अंदर पानी डाल रहे हो तो देखो ये पानी ना, बहुत सारा पानी तो ऐसा होगा जो कि नीचे चला जाएगा जमीन में, बहुत नीचे, और ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेगा, है ना, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से पूरा पानी नीचे चला जाएगा, पूरा तो नहीं जाएगा, मैक्सिमम पानी नीचे चला जाएगा। इसको हम ग्रेविटी वाटर कह देते हैं, इसको हम लोग ग्रेविटी वाटर कह देते हैं। लेकिन अगेंस्ट द ग्रेविटी कुछ पानी आपकी खेत के अंदर भी तो रहेगा ना जमा, ये आप लोगों को यहाँ पर डिपेंड करता है, ये आप लोगों को बताता है, आप लोगों को ये वही पानी है जिसको हम अवेलेबल वाटर के नाम से जानेंगे, है ना, जो कि हमारे लिए अवेलेबल रहेगा इसके इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर। इसमें हाइग्रोस्कोपिक भी पानी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा पानी जो कि यहाँ पर हमारे रूट जोन में है, रूट जोन में होना चाहिए, है ना, रूट जोन में, ठीक है, प्लांट्स के लिए है कि नहीं उसकी बात नहीं करता, जो रूट जोन में बच गया पानी अगेंस्ट द ग्रेविटी, यही आप लोगों को यहाँ पर दिखाता है फील्ड कैपेसिटी को, यही आप लोगों को रिप्रेजेंट करता है फील्ड कैपेसिटी को, है ना, कि फील्ड के अंदर कितनी पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है। मैक्सिमम पानी तो क्योंकि नीचे चला जाएगा ग्रेविटी के साथ। ठीक है, तो हम कह देंगे कि यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है 21.5% की फील्ड कैपेसिटी है, यानी कि इतना पानी आपकी जमीन में स्टोर हो सकता है, जिस भी खेत है खेत के अंदर आपका इतना पानी स्टोर हो सकता है। और वहां पर 11% परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट जिसके बियॉन्ड आप लोग का प्लांट पानी खींच नहीं पाएगा। देखो जमीन में तो कितना ही पानी हो, सारा का सारा पानी नहीं खींच पाएगा ना। हमारा टंकी के अंदर जब भी हम बात करते हैं, टंकी में मान लो यहाँ नल लगा हुआ है, आप लोग का यहाँ नल लगा हुआ है ना, तो टंकी में यहां तक का पानी है, तब तक तो आप लोग यहाँ पर नल को यूज कर सकते हो, लेकिन नीचे वाला पानी कोई काम का नहीं है। यही पानी यहाँ पर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहलाता है हमारे किसके लिए, प्लांट के लिए। यानी कि प्लांट हमारा कितना पानी ले सकता है, प्लांट हमारा इसके बीच का पानी ले सकता है ना। यहाँ पर सोचो पूरी टंकी में जो पूरा पानी है वो फील्ड कैपेसिटी है, और यहाँ पर नल का ये जो पर्टिकुलर डेड पॉइंट है ये पानी आप लोगों का परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कितना पानी नल से निकाल सकते हैं, इतना निकाल सकते हैं। इसी को कह देंगे हम लोग यहाँ पर अवेलेबल वाटर फॉर प्लांट्स, अवेलेबल वाटर फॉर प्लांट्स। तो अवेलेबल वाटर कितना हुआ प्लांट्स के लिए, फॉर द प्लांट्स, तो ये हम कह देंगे सर फील्ड कैपेसिटी में से आप परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, या इसको जनरली हम लोग 5 से भी डिनोट कर देते हैं, इसमें से घटा देते हैं। ये दे रखा है कितना 21.5% माइनस 11%, ये आप लोगों का यहाँ पर निकल के आ जाएगा कितना 10.5%, यानी कि 10.5% पानी आप लोगों का यहाँ पर जमीन के अंदर है, जो कि जमीन से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इतना ही पानी तो होगा जो कि आप लोगों का क्या हो पा रहा होगा, इवापोरेट। सरफेस लेयर की डेप्थ आप लोगों को दे देगी 0.15 मीटर, यानी कि इतनी जगह पे वो स्टोर है, इतनी जगह पे स्टोर है, यानी कि जितना ये फील्ड कैपेसिटी में पानी है, फील्ड कैपेसिटी में 10.5% पानी है, यहां तक स्टोर है। यही पूछ रहा है आपसे कि टोटल जो इवापोरेबल वाटर है क्योंकि देखो प्लांट भी पानी खींच के क्या कर देगा, ट्रांसपीड कर देगा, है ना। तो आपको फिलहाल इवापो ट्रांसपिरेशन की टोटल वैल्यू आप लोगों को निकाल के देनी है कि जो 10.5% पानी है यही आप लोगों का अवेलेबल, यही खींचा जा सकता है हमारे जमीन से और ये वाला पानी जो है ये फील्ड कैपेसिटी के अंदर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इस 10.5% को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पर्टिकुलर डेप्थ से 0.15 से मीटर से, तो आप लोग का यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको आप लोगों को निकालना क्या है, अब ये देखो परसेंटेज में मत कर देना इसको डायरेक्टली, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं टोटल इवापोरेबल वाटर वुड बी, अब देखो इसको लिखेंगे, देखो ये परसेंटेज में दे रखा है आपको ना, इसलिए आपको दिख रहा है, बाकी परसेंटेज हटा देंगे तो 0.105 मल्टीप्लाई 0.15, ये मीटर में है सब कुछ। इसको आप लोग यहाँ पर करके देखोगे तो कितना आएगा 15.7, है ना। ये अब इसको mm में चेंज कर देंगे हम लोग, यहाँ पर 15.7 mm बनेगा, लगभग 16 mm के बाद 7 बनेगा, 0.0157 0.0157 मीटर बनेगा, जिसको हम लोग लगभग 16 mm या 15.7 mm हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर सवालों को सोल्व करना होगा। सवाल आप लोगों को इजी ही दिखते हैं, बस हमें यहाँ पर तरीका नहीं आता बहुत सी बार। ठीक है, तो मैं चेक भी कर पा रहा हूँ, जिससे कि कमेंट्स भी देख पा रहा हूँ मैं। कोशिश करो यार, है ना भाई, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक कैसे बनेगा मामला। ठीक है ना, तो आप लोगों को ट्राई तो करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ अच्छे लेवल के, देखो लेटेस्ट क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं, है ना। तो लेटेस्ट क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सोल्व करा रहा हूँ तो लेटेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से आप लोगों को भी अच्छा स्टूडेंट बन के आंसर्स यहाँ पर इसके देने पड़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन कह रहा है, देखो इजी क्वेश्चन, देखो हम यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मैं या कोई भी ऐसा टीचर या कोई भी करंट में, है ना, क्योंकि आरआरबी का पेपर ऐसा तो है नहीं कि बार बार रेगुलर बेसिस पे आप लोगों का लगता आ रहा है, नहीं लगता आ रहा ना। तो अगर यदि रेगुलर बेसिस पे नहीं लगता आ रहा है तो हम ये कह भी नहीं सकते कि किस लेवल का पेपर आएगा। हो सकता है पेपर बहुत आसान आ जाए, हो सकता है टफ आ जाए, है ना। आप लोग सिर्फ आसान आसान की तैयारी करोगे तो फिर मामला थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हर लेवल का, हर तरह का क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके जाना है, चाहे इजी हो, थोड़ा सा मॉडरेट हो, चाहे थोड़ा सा हार्ड हो, है ना। न्यूमेरिकल्स हमें हर तरह के आप लोगों को यहाँ पर करने पड़ेंगे। हम यहाँ से चालू करेंगे, है ना, डेम वगैरह के सबके, ब्लिक्स थ्योरी वगैरह के सबके, कोएफिशिएंट वगैरह के सबके, सारे के सारे जितने भी हो सकते हैं हमसे मैक्सिमम न्यूमेरिकल में आप लोगों को कराने की कोशिश करूंगा इन पर्टिकुलर सेशंस के अंदर, है ना। ठीक है, चूंकि सिंस हमने यहाँ पर हाइड्रोलॉजी अच्छे से कंप्लीट कर ली है तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसके बारे में। चलो देखो, कंजम्पटिव यूज है, कंजम्पटिव यूज का मतलब, देखो अभी हर एक चीज का मतलब मेरे को बताना पड़ेगा आप लोगों को। कंजम्पटिव यूज का मतलब होता है कि एक दिन में प्लांट कितना पानी खींचता है ना। मतलब खेत है तो खेत एक दिन में कितना पानी खींचेगा, है ना भाई। खेत में तो बहुत सारा पानी भरा पड़ा है नीचे जमीन के अंदर, तो लेकिन जमीन में से कितना खींचता है, प्लांट को कितनी रिक्वायरमेंट है, वो उसका कंजम्पटिव यूज को बोलते हैं, है ना। तो कंजम्पटिव यूज ऑफ द ऑफ आफ्टर फॉर द क्रॉप, ठीक है, हाँ ठीक है, द कंजम्पटिव यूज ऑफ आफ्टर फॉर द क्रॉप ड्यूरिंग द पर्टिकुलर स्टेज ऑफ ग्रोथ इज 2 mm पर डे। यानी कह रखा है कि जो आपका कंजम्पटिव यूज है वो आपको दे रखा है कि सिर्फ 2 mm पानी खींचेगी एक दिन में हमारी पर्टिकुलर क्रॉप। कोई भी आप लोगों की फसल है 2 mm पानी लेती है एक दिन में। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर अवेलेबल इन द रूट जोन इज 60 mm। ये कह रहा है कि सर देखो जो पानी अवेलेबल है ना रूट जोन में वो सिर्फ 60 mm की डेप्थ तक है, ठीक है सर, इतनी डेप्थ तक है ना। तो डेप्थ ऑफ वाटर अवेलेबल कितना दे रखा है आप लोगों को, 60 mm दे रखा है, 60 mm। इरिगेशन हम लोग करा देते हैं जब हमारा यहाँ पर 50% पानी खत्म हो जाता है। अब ये कह रहा है कि सर देखो हमारे पास खेत में, देखो मान लो खेत के अंदर हमारे पास यहाँ पर कितना है, 60 mm का पानी अवेलेबल है, लेकिन पानी जैसे ही घट के 50% रह जाता है, पानी जैसे ही घट के 50% रह जाता है, हम लोग वापस से खेत में पानी डाल देते हैं। खेत में आपको वापस से पानी कब डालना है, जैसे ही आप लोगों का यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो यानी कि हमने यहाँ पर इसका 50% निकाले, कितना आएगा, यानी कि इरिगेशन की जब नीड है, इरिगेशन के लिए जो नीड है, तो DW डैश हम लोग यहाँ पर कब प्रोवाइड कराते थे, जैसे ही ये 50% रह जाता है। तो 50% का मतलब कितना, 30 mm। जैसे ही 30 mm पानी खत्म होगा हम वापस से पानी डाल देंगे और फिर से हम लोग यहाँ पर खेत को पूरा भर देंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा पानी खत्म होने का वेट करना है जमीन का, है ना, ताकि मर जाए हमारी क्रॉप, ऐसा नहीं करते हैं ना। 30 mm के बाद ही हम लोग यहाँ पर वापस से पानी डाल देते हैं। ठीक है, चलो तो आप लोगों से कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन कितने दिन में करो। अच्छा देखो एक दिन में आप लोग का 2 mm पानी ले रहा है क्रॉप, हमें कह दिया सर 30 mm खत्म होते ही हम लोग यहाँ पर वापस इरिगेशन करना है। तो यानी कि आप लोगों को यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वो कितनी निकल के आएगी, सर देखो सर 30 mm पानी खत्म होते ही हम वापस भर देते हैं और एक दिन में हमारा कितना खत्म हो रहा है, 2 mm खत्म हो रहा है एक दिन में। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि सिर्फ 15 दिन में आप लोगों को वापस से खेत में पानी डालना पड़ेगा। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चले जाना। ठीक है, क्वेश्चन आपको सब तरह के देखने को मिलते हैं, है ना, छोटे से छोटे टॉपिक और बड़े से बड़े टॉपिक पे आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन देखते हुए नजर आएंगे। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि 10 क्यूमेक का पानी डिलीवर्ड किया जाता है टू 24 हेक्टेयर फील्ड फॉर 4 आवर्स। यानी कि 4 घंटे की बात कर रही है ना, 4 घंटे में 10 क्यूमेक का पानी जो है डिलीवर करते हैं एक 24 हेक्टेयर की फील्ड में। इट इज ऑब्जर्व दैट 0.3 मीटर ऑफ वाटर हैज बीन स्टोर्ड इन द रूट जोन। कंप्यूट करना है आप लोगों को वाटर एप्लीकेशन की एफिशिएंसी। ठीक है साहब, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं कि कितना आप पानी दे रहे हो उसका कितना आपको मिल जा रहा है, वही होता है वाटर। देखो कोई से एफिशिएंसी कैसे निकालते हो, कितने इनपुट से कितना आउटपुट आ जाता है, वही आपकी एफिशिएंसी कहलाती है। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी केस में आप लोग यहाँ पर देख लो कि कितना पानी आपने दिया खेत में और कितना रूट जोन में स्टोर हुआ,
क्योंकि हमें तो उसी पानी से मतलब ना, आप पानी दे रहे हो खेत में, तो खेत में आप लोग क्या मतलब कि ये खेत में मैंने पानी डाला, मुझे क्या मतलब इधर गया इधर गया इधर गया, हमें तो इससे मतलब ना कि यहाँ जो मेरी क्रॉप यहाँ लगेगी इतने एरिया में, है ना, यहाँ से पानी खींचेगी, तो इस इलाके में कितना पानी स्टोर हुआ, जितना ही पानी मैंने डाला उसमें से, है ना, ये इसकी एफिशिएंसी निकलेगी। तो नीटा ए का फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए, है ना, कि सर एप्लीकेशन की एफिशिएंसी कितना है, ये है कि वाटर स्टोर किसमें, रूट जोन में, किसमें, रूट जोन में टू द कितना पानी हम यहां पर डाल रहे हैं, वाटर डिलीवर किसमें, खेत में। चलो देख लेते हैं, 10 क्यूमेक का पानी हमने दिया है 24 हेक्टेयर इलाके में 4 घंटे तक, है ना, तो कितना पानी लग गया देखो, अगर मैं 10 क्यूमेक का 10 मीटर क्यूब पर सेकंड का पानी दे दूं 4 घंटे तक, 4 घंटे तक, अब सेकंड है ये 4 है, अब ये 4 घंटों में दे रखा है, ये आर में दे रखा है, ये मीटर क्यूब पर सेकंड में दे रखा है, क्यूमेक का मतलब, है ना, तो इसको भी सेकंड में चेंज कर देते हैं, तो आर है तो मिनट टू सेकंड हम लोग यहां पर कर देंगे, है ना, तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया, ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। कितना पानी हमने दिया, हमने पानी दिया सर, हमने सर पानी दिया, ये तो हो गया 14,400, और यहां पर ये देखो ये हो गया 4 इंटू 4 इंटू 16 इंटू 4 इंटू 16 इंटू 60 हो गया 14,400, और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो एक जीरो, तो इतना पानी हमने दिया टोटल, इतना वॉल्यूम हमने दे दिया, ठीक है। अब आपसे कह दिया सर देखो कितने इलाके में गया, 24 हेक्टेयर के इलाके में इतना पानी दिया, तो कितनी डेप्थ स्टोर हुई होगी, तो डेप्थ कितनी स्टोर हुई, तो डेप्थ स्टोर हुई होगी सर, देख लो चेक कर लो, इतना इलाका है, वॉल्यूम हमारे पास है, डेप्थ निकालनी है, एरिया है, तो वॉल्यूम अपॉन एरिया कर देंगे, वॉल्यूम कितना है 144,000 डिवाइड बाय एरिया आपका 24 हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर होता है, तो यहां से आप लोग का आंसर आ जाएगा, है ना। अब मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूं, डिवाइड बाय 24 इंटू 10 टू द पावर 4, डिवाइड बाय 24 इंटू 10 टू दी पावर 4, ठीक है, तो ये कह रहा है आप लोगों से 0.6 मीटर, नहीं सॉरी ये तो डिलीवर्ड है ना, तो डिलीवर क्या है ना, ये तो डिलीवर वाला है ना, हाँ ये तो डिलीवर वाला है ना, कि इतना पानी दिया, हाँ ये डिलीवर वाला है, डेप्थ डिलीवर वाला है, ये है वॉल्यूम जितना डिलीवर्ड किया, कितना डिलीवर्ड किया हमने, हमने 0.6 मीटर की डेप्थ हमने यहाँ पर पानी डाली, है ना, ये डिलीवर्ड वाला है ना, कि कितनी डेप्थ है, मैंने 0.6 मीटर का पानी मैंने खेत में दिया होगा, खेत में कितना स्टोर हुआ है 0.3 मीटर का, तो यहां से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, कितना पानी स्टोर हुआ 0.3 मीटर का, हमने दिया कितना है 0.6 मीटर का, कितनी बनी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज 50%, एफिशिएंसी इज नथिंग बट 50%, सी ऑप्शन जितना लगाया, एमएचपीसी मेंस का सवाल है ना। अब इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से आरआरबी में भी पूछा जाएगा, अदर जो कोई स्टेट की या एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो वहां पर भी इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बार बार पूछे जाते हैं, है ना, तो हमें नहीं पता है क्वेश्चन कहाँ किस तरह से आएगा, अगर हमारे कंसेप्ट बड़े अच्छे तरीके से क्लियर है, हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, हमें यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अप्लाई किस तरह से करना है, तो इस तरह का अगर अगला सवाल भी आता तो आप बड़े आराम से कर पाते, है ना। अब आराम से कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, हर एक हमें यहाँ पर सही से सोल्व करना है, ठीक है। बाकी देखो आप भी कमेंट्स कर करके आप लोग बता दिया करो कि भाई कैसे क्या किस तरह से करते हैं हम, है ना, क्लियर है। चलो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक केनाल है जो कि कैरी करती है डिस्चार्ज ऑफ 20 क्यूमेक, हैज कल्चरल कमांड एरिया ऑफ 20,000 हेक्टेयर विद इंटेंसिटी ऑफ रबी क्रॉप 80%, और बेस पीरियड दे रखा है, ड्यूटी आपको निकालनी है, जैसे देखो ड्यूटी, ये ड्यूटी आपको दे रखी है, डिस्चार्ज आपको दे रखा है, ठीक है, डिस्चार्ज दे रखा है, ड्यूटी दे रखी है, और एरिया भी आप लोगों को यहाँ पर कल्चरेबल कमांड एरिया दे रखा है, इंटेंसिटी भी आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है, ड्यूटी बड़े आराम से निकलेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना आप लोग, बस इसमें एक छोटी सी गलती है जो कि आप लोग यहाँ पर निश्चित तौर से आप लोग कर सकते हो, है ना, उसको अवॉइड करने की कोशिश करना, कोशिश करो कि ये सवाल आप लोगों से यहाँ पर बन जाए। देखो अगर मैं यहाँ पर एरिया की बात करूं तो देखो हमारे पास खेती करने लायक इलाका है कितना 20,000 हेक्टेयर का, है ना, लेकिन हमारा मन ही नहीं है सब जगह खेती करने का, हम कितनी जगह खेती कर रहे हैं, हमने रबी की फसल डाली सिर्फ 80% इलाके में, यानी कि जो एरिया सच में जो कि इरिगेशन होने वाला है, एरिया जिसमें सही में इरिगेशन होने वाला है, वो मात्र 80% है टोटल एरिया का, और कितना है ये 80% है किसका, 20,000 हेक्टेयर का,
20,000 हेक्टेयर एरिया का। यानी कि जो एरिया हमें इरिगेट करना है वो आप लोगों का यहां पर कितना है, 16,000 हेक्टेयर का। कितना है, 16,000 हेक्टेयर का, यानी इतने ही इलाके के ऊपर आप लोगों को काम करना है। ठीक है, ओके। तो ये यहां से आप लोग यहां पर चीजें निकाल सकते हैं। ड्यूटी, अब देखो यहां से डायरेक्टली ड्यूटी भी निकल जाएगी। ड्यूटी बराबर क्या होता है, एरिया कितना आप इरिगेट कर पा रहे हो विद अ पर्टिकुलर डिस्चार्ज। ये एरिया अपॉन डिस्चार्ज को हम लोग यहाँ पर क्या कह देते हैं, ड्यूटी बोल देते हैं। तो हम यहाँ पर कितना कर रहे हैं, हम सही में इरिगेशन सिर्फ 16,000 हेक्टेयर एरिया पे करेंगे विद 20 क्यूमेक्स ऑफ डिस्चार्ज। यहां से आप लोगों का आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप लोग यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आएगा, 800 हेक्टेयर पर क्यूमेक आप लोगों का निकल के आएगा। तो 800 हेक्टेयर पर क्यूमेक से आप लोग यहाँ पर इसको आंसर करेंगे। ठीक है, अगर जैसे मान लो आपने यहाँ पर 20,000 डायरेक्ट एरिया रख दिया होता है ना, तो आप लोग का आंसर नहीं निकल के आता, फिर 1000 हेक्टेयर पर क्यूमेक आता, जो कि गलत आंसर होता। तो ओएसएससी जेईई सिविल और ये भी मेंस का सवाल था, मेंस का सवाल है, वहां से आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन है जो कि बहुत आते हैं आप लोग के यहाँ पर अदर एग्जाम्स में, आप लोगों को काफी ज्यादा बार देखने को मिलता है, जो कि आपको करने हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, अगला देखिए, सिल्ट फैक्टर दे रखा है एफ, लेसी। लेसी से हमने यहां पर यूज किया है इन हिज रिजाइम थ्योरी was adjusted to be equal to the 1/4 silt in an alluvium region. What is the medium size of the alluvium soil? आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। सिल्ट फैक्टर के लिए हमें यहाँ पर पता होना चाहिए हमारा फॉर्मूला क्या है, 1.76 अंडर रूट DMM में आता है ना। सिल्ट फैक्टर जो है यहाँ पर वो 1 दे रखा है आप लोगों को, है ना, 1। अगर इसको 1 बनाना है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डी की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। ये नहीं निकलेगी आप लोगों से, आराम से निकलेगी, बड़े प्यार से निकलेगी। आप लोग यहाँ पर इसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो DMM आप लोगों का कितना बनेगा, DMM आप लोगों का बनेगा 1 डिवाइड बाय 1.76 का स्क्वायर, एंड दैट वुड बी समथिंग अराउंड 0.32 के आसपास, है ना, ये 0.32 mm के आसपास, है ना। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये TSPSC AE का सवाल है आप लोगों का। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है, क्लियर है, ओके। अगला देखो, फील्ड कैपेसिटी है सर्टेन सोइल की 20% और स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.6। बिफोर अप्लाइंग इरिगेशन वाटर अ वेट सैंपल ऑफ सोइल वाज टेकन एंड इट्स मास वाज फाउंड एज 150 ग्राम। आफ्टर ओवर ड्राइंग इट्स मास वाज 136 ग्राम। डिटरमाइन करना है डेप्थ ऑफ वाटर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू इरिगेट द सोइल टू अ डेप्थ ऑफ 0.9 मीटर। ये आप लोगों को बोला हुआ है। अच्छा देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 से अप्लाई करना है आप लोगों को, वेट सैंपल दे रखा है, मास दे रखा है, ठीक है। आराम से निकलेगा। डेप्थ ऑफ द वाटर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू इरिगेट द सोइल टू अ डेप्थ ऑफ 0.9 मीटर, यानी कि आपको डेप्थ ऑफ वाटर निकालनी है कुल मिला के, है ना। देखो निकालो, देखो तो डेप्थ ऑफ वाटर निकालने के लिए हमें भी पता है फॉर्मूला क्या होता है। डेप्थ ऑफ वाटर निकालने का फॉर्मूला होता है गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू एफसी माइनस ओएमसी, या जो भी ले लो आप, है ना, एफसी माइनस कोई भी मॉइस्चर कंटेंट आप लोग ले लो, फाइव जो भी मानना है आप लोगों को। देखो कह रखा है कि सर फील्ड कैपेसिटी आपको पता है, एफसी की वैल्यू पता है 20% है, एफसी की वैल्यू आपको 20% दे रखी है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, ये भी आप लोगों को यहां पर दे रखी है कितनी, 1.6। तो गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू की वैल्यू भी आपके पास है ना, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू की वैल्यू भी 1.6 आप लोगों को दी रखी है, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर डी, अब देखो ये भी कह रखा है कि सर जो डेप्थ है, जितने डेप्थ में पानी डालना है, ये तो वाटर की डेप्थ है, वाटर की डेप्थ की बात कर रहा है, जितने डेप्थ में आप लोगों को काम करना है ना, ठीक है। डेप्थ ऑफ द वाटर तो निकालना है, लेकिन सोइल की डेप्थ कितनी है, तो जो डेप्थ है सोइल जितने काम होगा वो 0.9 मीटर है। आप लोगों को क्या निकालना है, बस एम की वैल्यू निकालनी है। चेक करेंगे अप्लाई करने से पहले, देखो जब इरिगेशन पानी दिया हमने उससे पहले कितना था सोइल का मास दे रखा है आप लोगों को, यहाँ पर ड्राई मास दे रखा है आप लोगों को, है ना। तो यानी कि आपको नहीं पता उस टाइम में मॉइस्चर कंटेंट कितना था, तो मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकलेगा हमारा, मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या होती है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। आपको पता है, देखो 150 ग्राम की सोइल है, उसमें से सूखने के बाद जो ड्राई सोइल है, देखो सोइल के अंदर अगर थोड़ी सी गीली मिट्टी है तो गीली मिट्टी की 150 ग्राम की है, और सूखने के बाद 136 से बचती है, यानी पानी कितना रहा होगा उसमें, पानी रहा होगा उसमें 150 माइनस 136,
और वेट ऑफ सॉलिड्स कितने दे रखे हैं, 136 दे रखा है। यहां से हमारे यहाँ पर m निकल जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट निकल जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट यहां से निकाल लो, कितना आ रहा है, ये पड़ेगा आपका, और हाँ इनटू 100 कर देना क्योंकि वो परसेंटेज में लिख दिया था मैंने, है ना। तो इट विल बी समथिंग अराउंड 10.294%, 10.294% है ना। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, है ना, ठीक है। ये लो सब सारी वैल्यूज दे रखी है। डेप्थ ऑफ वाटर ये हमारे हम कैलकुलेट कर पाएंगे आंसर, 1.6 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पर 0.9 से, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों से। अब ये दोनों परसेंटेज में है, परसेंटेज में नहीं लिखेंगे यहाँ पर वैल्यू, क्योंकि कोई वैल्यू परसेंटेज में नहीं लिखी है हमने। यहाँ पर 0.2 माइनस कर देंगे 0.1029, ठीक है। इसको आप लोग सोल्व करो, आप लोगों का यहाँ पर डी डब्ल्यू की वैल्यू वुड बी क्लियरली आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, लगभग आसपास वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की, है ना, लगभग आसपास वैल्यू आप लोगों को ऑब्टेन हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ ये आप लोग सोल्व करें। देखो 2023 और 2022 दो बार आप लोगों से सवाल पूछा जा चुका है, और इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाएंगे ही। आप लोग ये मत समझा करो कि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक ठाक लेवल के आएंगे। आप लोगों को कैलकुलेटर दे रखा है उसने, वो आप लोगों से झिझकेगा नहीं सवाल देने से पहले। अगला, है ना, खुद भी ट्राई करते रहो भाई आप, है ना, कि किस तरह से आप लोगों को काम करना है। ओके भाई, कोई सोल्व भी कर रहा है क्या? सर इस बार आरआरबी जेई का एग्जाम कब होगा? यार ये तो मैं नहीं बता सकता कि एग्जाम कब होगा, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं आप लोगों को कि अप्रैल लास्ट से पहले तो नहीं ही होगा है ना, क्योंकि देखो अभी आप लोगों की वो एएलपी की शिफ्ट सारी कैंसिल हो गई थी, एएलपी की शिफ्ट कैंसिल हो गई, एएलपी को भी इनको यहाँ पर दोबारा से कराना पड़ेगा सर्वर इश्यू की वजह से। और कहीं ना कहीं इनके मन में डर भी रहता है कि भाई एएलपी का जिसका एग्जाम ऑलरेडी हमने यहाँ पर डेट दे दी थी, तो पहले एएलपी का करवाने की कोशिश करेंगे ना ये, तो जेई का इस हिसाब से मे बी अप्रैल लास्ट तक जा सकता है। इतने मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ, बाकी रेडी तो रहना ही है, कभी भी ले ले एग्जाम, ठीक है। What is the discharge capacity required at the outlet to irrigate 2200 hectare of the sugarcane having a core depth 17 centimeter और core period of 30 days? ठीक है, अब देखो ये डेप्थ दे रखी है आप लोगों को यहाँ पर, है ना, कोर डेप्थ, कोर डेप्थ इज नथिंग बट द डेल्टा, है ना, और कोर पीरियड इज नथिंग बट द इज यूज्ड द बेस पीरियड बी, ठीक है। डिस्चार्ज कैपेसिटी आपसे पूछी है, तो डिस्चार्ज कैपेसिटी हमें यहाँ पर नहीं पता, लेकिन हम ड्यूटी तो निकाल सकते हैं। ड्यूटी बराबर क्या होता है, 8.64। अब देखो अगर आपको सेंटीमीटर में आंसर निकालना है तो 8.64 की जगह 864 लिख देना, 864 लिख देना, इनटू बी बाई डेल्टा, यहां से ड्यूटी निकल जाएगी। तो ड्यूटी निकाल देता हूं। अब ये कोर ड्यूटी है, ये कोर आप लोगों का ये कोर पीरियड है, और ये आप लोगों को यहाँ पर कोर डेल्टा हो गया। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 8.64 इंटू कोर पीरियड दे रखा है आप लोगों को 30 डेज, और आप लोगों को डेप्थ दे रखी है डेट इज 17। अब ये सेंटीमीटर में दे रखे है ना, 17 सेंटीमीटर, या तो इसको मीटर में कर दो या इसको 864 लिख दो, इसको 864 लिख दो, है ना। ये तब लगा ना जब यहाँ पर आप मीटर में ले लो, अब यहाँ पर हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, क्लियर है। यहां से हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब ड्यूटी के बारे में हमें पता है कि ड्यूटी इज नथिंग बट द एरिया अपॉन डिस्चार्ज, दैट इज इक्वल टू 864 इंटू 30 डिवाइड बाई 70, ठीक है। आपको अब देखो यहाँ पर और क्या चीज दे रखी है, एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है 2200 हेक्टेयर का, तो एरिया की जगह हम यहाँ पर 2200 हेक्टेयर ले लेंगे। डिस्चार्ज आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं आराम से। देखो यूनिट्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आप लोगों को करनी पड़ेगी, बाकी सारा काम आप लोगों को यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। यूनिट्स आगे पीछे करो, आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखो ये निकालना है, देखो सब कुछ तो दे रखा है, ये निकालना बस ये हेक्टेयर में दे रखा है, 1 हेक्टेयर। अब यहाँ पर याद रखना, ये याद रखना, देखो 16 आप ही को करना है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से इस सवाल को अगर आप अभी भी सोल्व नहीं कर पाओगे तो बहुत दिक्कत आप लोगों को यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। हमें यहाँ पर बस 2-3 रिलेशन है, इन्हीं को आगे पीछे आप लोगों को करना है। और देखो कितने सारे एग्जाम्स में आप लोगों से पूछा जा चुका है, तो ऑलरेडी अगर यदि इतने सारे एग्जाम्स में आप लोगों से सारी चीजें पूछी जा चुकी है तो ऑब्वियस बात है इंपॉर्टेंट तो होगा ही, ठीक है। अगला ये सवाल देखो आप, है ना, ये भी देखो 3 बार आ गया आपका, यूकेपीएससी में आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। मध्य प्रदेश में पूछा जा चुका है, महाराष्ट्र में पूछा जा चुका है, उत्तराखंड में पूछा जा चुका है, तो मतलब अच्छा सवाल है। देखो क्रॉस सेक्शनल दे रहे एरिया दे क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन दे रखा है कंक्रीट डैम का, डैम रिटेन वाटर अप टू द 9 मीटर हाइट अपस्ट्रीम साइड पे, और कोई पानी नहीं है डाउनस्ट्रीम साइड पे, ठीक है। ये कह रहा है कि सर देखो इस तरह का डैम है हमारा, इधर बना देता हूं थोड़ा साइड में, इस तरह का डैम है हमारा, है ना, ठीक है।
डैम की हाइट है आप लोगों की यहाँ पर 9 मीटर, 9 मीटर, ठीक है। और इस साइड कोई पानी नहीं है, इसी साइड पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम नहीं भी देता तो मैं बना रहा हूं इधर, है ना, साइड में। आप लोगों से कह रखा है कि एस्टिमेट करना है आपको ओवरटर्निंग मोमेंट, और आप लोगों को गामा डब्ल्यू की वैल्यू मान के चलनी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। निकाल लो। देखो अगर यदि यहां पर मैं बात करूं कि इस पूरे में पानी है, वाटर प्रेशर आपको निकालना है, ओवरटर्निंग मोमेंट निकालना है किसकी वजह से, वाटर प्रेशर की वजह से। तो पानी इस पूरे इलाके में प्रेशर लगा रहा होगा, इस पूरी, देखो इस साइड पूरी साइड पानी है ना, पानी आप लोगों का प्रेशर लगा रहा होगा। वाटर प्रेशर लगता है ऐसा, ये है वाटर प्रेशर। देखो इसके ऊपर देखो पानी पूरे इलाके में प्रेशर लगाएगा। प्रेशर देखो ऊपर टॉप सरफेस में पानी कोई प्रेशर नहीं लगाता, नीचे पे हमें पता है यहाँ पर बॉटम मोस्ट सरफेस पे कितना लगाता है, रो जी एच या गामा डब्ल्यू एच कर दूं इसको, या रो जी एच लिख दूं, इतना प्रेशर यहाँ लगेगा। यहाँ पर ऊपर की टॉप देखो जितना नीचे जाता है ना, एच पे डिपेंड करता है, एच की वैल्यू 0 0, ये आप लोगों को प्रेशर लगाता है पानी, ये पानी का प्रेशर है। इस साइड से लगेगा नहीं क्योंकि इस साइड है दे नहीं रखा। इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे आप आराम से कि कितना आप लोगों का प्रेशर लगाएगा, आराम से कर लेंगे। कितना है, तो वाटर प्रेशर अगर हमें निकालना है, वाटर प्रेशर ये हो जाएगा हाफ, देखो इसका एरिया कितना है, हाफ इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर। अरे भाई ट्राइंगल का ही तो है ना, हाफ इंटू 20 इंटू हाइट करेंगे तो यही तो है, ये इसको हाइट कह रहा हूं मैं, जो कि आपको 9 मीटर दे रखी है, एच की वैल्यू दे रखी है 9 मीटर, दैट इज गिवन, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अब ये प्रेशर जो है पूरा का पूरा ये एक्ट करता है इसका सेंट्रोइड पे, और सेंट्रोइड होता है यहां से कितनी हाइट पे, नीचे से होता है h/3 हाइट पे, और ऊपर से देखोगे तो 2h/3 पे। हमें निकालना है टो से, टो होता है नीचे, तो मोमेंट कितना हो जाएगा, तो मोमेंट आप लोगों का हो जाएगा कितना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना, फोर्स दे रखा है आपको हाफ गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर, और कितनी हाइट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस h/3। यहां से निकाल सकते हैं 1/6 गामा डब्ल्यू एच क्यूब वुड बी द करेक्ट आंसर। यहां पर क्या हमें कौन सी वैल्यू नहीं पता, तो ओवरटर्निंग मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी 1/6 इंटू 10 इंटू हाइट दे रखी 9, उसका क्यूब कर दो, दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। है ना, डिवाइड कर देता हूं मैं निकाल ही लेता हूं, 1215 आ रहा है मेरा, है ना, 1215 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, क्योंकि हाइट चलती है पूरी मीटर के अंदर, और यहां पर हम दे रहे हैं किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के हिसाब से, किलो न्यूटन इंटू मीटर में आप लोग का आंसर आ जाएगा। देखो 3 बार सवाल पूछा गया था, बिल्कुल फर्जी सवाल है ना। अब ये आप लोगों को यहाँ पर बस समझ में आना चाहिए था वाटर प्रेशर कैसे निकालते हैं, ठीक है, बस ये छोटी सी बात है, पानी का प्रेशर कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर इस तरह से इसको सॉल्व करते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से जितने भी आरआरयू जेईई वाले स्टूडेंट्स हैं अच्छे तरीके से यहाँ पर चीजों को समझ रहे होंगे। आई होप सो आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी, है ना। अगला देखो, अगला देखा कि मींडर रिवर स्ट्रेच है, एक्चुअल लेंथ जो है रिवर की वो 20 मीटर है, मींडर लेंथ है 12 मीटर, मींडर विड्थ है 5 मीटर। फाइंड करनी है आपको टॉर्टुओसिटी, है ना। देखो टॉर्टुओसिटी, इससे फर्जी सवाल आप लोगों को यहाँ पर मेरे ख्याल से क्या ही पूछेगा। देखो आप लोगों की रिवर ऐसी होती है, कभी देखो सीधी स्ट्रेट रिवर नहीं देखने को मिलेगी आपको ना, रिवर हमेशा ऐसे निकल के आती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सेक्शन ए पे खड़ा हूं और ये सेक्शन बी है, तो इन दोनों के बीच की एक तो होगी कर्व्ड लेंथ, है ना, एक तो होगी कर्व्ड लेंथ, देखो ये वाली कर्व्ड लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ, ये कर्व्ड लेंथ, है ना, इसको लिखता हूं मैं कर्व लेंथ, कोई भी दो पॉइंट के बीच में कर्व लेंथ या दो सेक्शन के बीच में। और एक होती है डायरेक्ट एक्सियल लेंथ, इसको बोलता हूं डायरेक्ट एक्सियल लेंथ, ये, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस ही आपको टॉर्टुओसिटी कहते हैं आप लोग, है ना। तो टॉर्टुओसिटी हमारा कुछ नहीं होती, हमारी क्या होती है, टॉर्टुओसिटी हमारी कुछ नहीं होती है, यही होती है कि कर्व लेंथ, कि किसी भी रिवर की कर्व लेंथ कितनी है टू द डायरेक्ट एक्सियल लेंथ कितनी है। देखो ये दे रखा है आप लोगों को, देखो आप लोग कह रखा कि एक्चुअल लेंथ जो है वो है 20 मीटर और मींडर लेंथ है 12 मीटर।
और मीटर विड्थ दे रखी है 5 मीटर। टूटोसिटी आप लोगों को निकालनी है, ठीक है, ठीक है। एक्चुअल लेंथ का मतलब कर्व लेंथ दे रखी है 12 और जो डायरेक्ट लेंथ है वो आपको सॉरी आप लोगों को जो एक्चुअल लेंथ है रिवर की वो 20 दे रखी है, यानी कि एक्चुअल में तो ये कर्व ही रहती है ना नदी, तो कर्व लेंथ आपको 20 दे रखी है। मीटर लेंथ या डायरेक्ट जो लेंथ है वो आप लोगों को 12 दे रखी है, यानी कि मीटरिंग इतनी इलाके में हुई, इट इज टर्म्ड एज डायरेक्ट एक्चुअल लेंथ। तो 20/12 यानी कि 1.66 फुट विद द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन को डील करना होता है बड़े अच्छे तरीके से, क्लियर है। मतलब आई एम थिंकिंग कि भाई आप लोगों को यहाँ पर क्या हुआ है, मजा नहीं आ रहा क्या? आई होप सो यार आ रहा होगा, है ना। इसी तरह से चलती है वो क्लासेस। तो अब देखो थोड़ा सा आप भी ढीले पड़ गए हो। बीच में क्या हो गया था कि जब जैसे आरआरबी पास में आने लगा था ना, तो आप लोगों खुद के मन में ऐसा था कि यार नहीं नहीं करना है करना है करना है सर, 20 तारीख को पेपर है, 20 तारीख को पेपर है, 20 के आसपास था, हाँ 20 को पेपर था, 20 को पेपर था, तो आप लोग हो गए थे एक्टिव। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इनएक्टिव मोड में जा चुके हैं बड़े अच्छे तरीके। तो देखो ये नहीं करना है आप लोगों को, पेपर ज्यादा से ज्यादा महीने 2 महीने के अंदर हो जाएगा, इतना सबको आइडिया भी है। तो भाई जब इतनी मेहनत कर ली तो 2 महीने की मेहनत और सही ना, 2 महीने और अच्छे से लग लेता है, 2 महीने बाद कर लेंगे रेस्ट, 2 महीने के लिए और थोड़ा सा खुद को आग में तपा दो। आप लोगों को अब तो पता चल ही चुका है कि भाई क्या रिजल्ट है, किस किस के लिए क्वालिफाइड है, कहां कहां तक जाया जा सकता है, कितनी कितनी दिक्कत है। तो चालू कर दो भाई, तैयारी करने बैठो, अच्छे से करो। डिकन्स फॉर्मूला है ना, डिकन्स फॉर्मूला है फ्लड डिस्चार्ज के लिए। कोफिशिएंट आपको 10 दे रखा है, आपको यहां पर बताना है फ्लड डिस्चार्ज कितना आएगा। देखो जो फ्लड डिस्चार्ज है सी डी की पावर, अब देखो यहां पर ना 2 फॉर्मूले, एक रिव्स का है और एक आपका डिकन्स फॉर्मूला है। तो डिकन्स के फॉर्मूले में क्या लगता है और रिव्स के फॉर्मूले में क्या लगता है, ये बस आपको यहां पर इतना सा पता हो, बाकी आपका काम हो जाएगा। अगर डिकन्स का फॉर्मूला बताया है, अगर डिकन्स का फॉर्मूला आपको पता है तो सी इंटू ए की पावर 3/4, ये डिकन्स में। अगर कल को रिव्स पूछ लेता वो, तो क्या रिव्स नहीं करके आ जाता ना, तो उसके लिए आप लोग का सी इंटू एरिया की पावर 2/3 लगती है, ये बस आप याद रखना है ना, बस ये डिकन्स है जो आगे आप लोगों से पूछ रखा है। तो हम निकाल लेंगे सर पीक डिस्चार्ज या फ्लड डिस्चार्ज कितना है। सी की वैल्यू 10 है, एरिया आप लोगों को दे रखा है 1 किलोमीटर स्क्वायर का, और इसकी पावर 3/4 कर देनी है हमें। तो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से इसमें मेरे ख्याल से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। एक की तो पावर कुछ भी लिख दो, एक की पावर तो एक ही आएगा ना, तो ये 10 मीटर क्यूब पर सेकंड वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर, है ना। तो ये देख लेना आप, ठीक है। अगला देखो, ये अच्छा सवाल है, कोशिश करो। हाँ तो रिव्स में 2/3, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सचिन, सी करेक्ट आंसर। अब देखो सवाल कह रहा है आप लोगों से कि डिटरमाइन करना है द टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट ए स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑफ 0.04 हेक्टेयर इन एरिया फ्रॉम अ ट्यूब वेल with a discharge of 0.20 cumax. The infiltration capacity जो है of a soil may be taken as 5 cm per hour and the average depth of flow on the field is 10 cm. आपको ये एम्स ऋषिकेश जेईई का 2023 का ही सवाल है आप लोगों का। आप लोगों को बस समय निकालना है कि कितना समय लगेगा इरिगेट करने में एक स्ट्रिप ऑफ। अब देखो इसके लिए बहुत से को नहीं पता, तो देखो आप लोगों ने अगर बॉर्डर मेथड पढ़ा हो, बॉर्डर मेथड ऑफ इरिगेशन में, तो वहां पर मैं एक फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर हमेशा बताता हूँ टाइम निकालने का, किसे देखो कितना टाइम लगेगा इरिगेट करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला याद रखना 2/3 y इज अ डेप्थ। नीचे लिख दूं क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला यहाँ आएगा नहीं है ना, यहाँ लिख देता हूँ कितना टाइम लगता है। तो टाइम देखो, टाइम बराबर आप लोग आएगा 2/3 y/f, f यहाँ पर फिल्ट्रेशन रेट है, ठीक है। लोग यहाँ पर लोग की बेस 10 है, यहाँ पर आएगा q कितना डिस्चार्ज है, और डिस्चार्ज माइनस इन्फिल्ट्रेशन रेट इनटू कितने एरिया पे करना है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम लोग। एरिया आप लोग कितना दे रखा है, एरिया आपको दे रखा है 0.4 हेक्टेयर का, 0.04, तो 0.04 हेक्टेयर का, या इसको मैं यहां पर लिख भी सकता हूं क्या, इसको लिख सकता हूं मैं यहां पर 10 की पावर 4 से करूंगा मल्टीप्लाई, तो 400 मीटर स्क्वायर का आएगा इतना एरिया। एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर का। डिस्चार्ज आपको दे रखा है कितना 0.20 क्यूमेक्स का, है ना, दे रखा है बिल्कुल 0.20 क्यूमेक्स का दे रखा है।
अब यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर कितनी डेप्थ पे आपको काम करना है वो भी आपको बोल रखा है, 10 सेंटीमीटर की डेप्थ पे काम करना है। इसको भी हम लोग यहाँ पे मीटर में चेंज कर लेते हैं, 0.10 मीटर की डेप्थ पे काम करना है ना। अब बच क्या गया, इन्फिल्ट्रेशन रेट। इन्फिल्ट्रेशन रेट आप लोगों को पता है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी आपको पता है 5 सेंटीमीटर पर आवर। इसको भी लिख दूंगा मीटर में 0.05 मीटर पर आवर। ठीक है, अब यहां से आप लोग निकाल लो आराम से, 2/3 कर दिया इंटू y की वैल्यू 0.10 डिवाइड बाय 0.05, लोग का बेस्ट 10 ले लेंगे। यहां पर डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज आप लोगों को यहां पर दे रखा है, कितना दे रखा है डिस्चार्ज, अच्छा डिस्चार्ज 0.20, हाँ 0.20 मीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है। ठीक है, ठीक है, निकाल लो, ये मीटर क्यूब पर सेकंड में दे रखा है ना। ठीक है, यहां पर हमने आर में ले लिया है इसको, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को, तो इसको भी आर में चेंज कर दें, आर में चेंज कर दो भाई, कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 इंटू 60 से, 60 इंटू 60 से 36 दूनी 72, 72 मीटर क्यूब पर आर आ जाएगा, है ना। तो इस 72 कर दो, इसको डिवाइड बाय 72 कर दो, माइनस इन्फिल्ट्रेशन रेट आप लोग को यहां पर दे रखी है 0.05 इंटू एरिया, एरिया आपको दे रखा है 400। ठीक है, इसको चेंज कर दिया मीटर क्यूब पर आर। ठीक है, कंप्लीट है, या उसको एक को सेकंड में ले लेना, जो भी आंसर निकल के आएगा वो आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। टाइम फिलहाल हमारा आर में आएगा, सब कुछ आर में कर दिया है तो टाइम हमारा आर में आएगा, मीटर के ऊपर आर में ना, सब कुछ आर में, तो आर में आप लोगों को आंसर देखने को मिलेगा। कैलकुलेटर है, कैलकुलेट करना। मेरे पास इसका आंसर है 0.65 आवर्स, या इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 39 मिनट्स के आसपास आता है ना। तो 39 मिनट्स के आसपास आप लोगों की वैल्यू निकल के आनी चाहिए फॉर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई होगी अब तक, है ना। ओके सचिन, कर लेना, आंसर है मेरे पास, तो 39 मिनट्स जो है इसका करेक्ट आंसर जो है लगभग निकाल लेना, आप लोग कैलकुलेट कर लेना भाई, जो भी आ रहा हो नियरेस्ट आंसर 39 या 40 मिनट्स वो आप लोग लगा देना, है ना। अगला देखो, हाइट और बेस विड्थ जो है मेशनरी डैम की 12 और 6 मीटर है। ठीक है, बेस विड्थ भी दे रखी है आपको, हाइट भी दे रखी है। ठीक है, ठीक है, तो हाइट कितनी है डैम की, डैम की हाइट है आप लोगों की यहाँ पर 12 मीटर, और ये दे रखा आपको 6 मीटर का। रेंज आपको निकालनी, फाइंड द रेंज डिस्टेंस ऑफ द बेस फ्रॉम द हील टू डैम वेयर द रिजल्टेंट स्ट्रेस में एक्ट इन ऑर्डर टू कॉज ओनली कंप्रेशन स्ट्रेस द बेस। बेस पे सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन आना चाहिए, यानी कि बेस पे नो टेंशन, ये कह रहा है कि नो टेंशन कंडीशन डेवलप करने के लिए आप लोग यहां पर क्या करेंगे, बताओ जरा। बिल्कुल सही बात है ना यार, क्या करोगे, नो टेंशन कंडीशन के लिए क्या करते हैं, इसेंट्रिसिटी कितनी लेते हैं, b/6, b/6 की इसेंट्रिसिटी आप लोगों को यहां पर लेनी है। b/6 की इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है कि इसके बेस से b/6 इधर और b/6 इधर, यानी कि टोटल मिला के मिडिल थर्ड रीजन के अंदर आप लोगों के यहां पर देखो, कुछ इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेज आते हैं हमारे डैम पे, कुछ हमारे वर्टिकल फोर्सेज आते हैं, इनका जो रिजल्टेंट है ना इसके मिडिल थर्ड रीजन से लाई करना चाहिए। तो अगर मिडिल थर्ड रीजन से लाई करेगा तो इसका मतलब है हम लोग यहाँ पर कह देंगे सर मिडिल थर्ड रीजन में हमारा सब कुछ लाई करना चाहिए। ठीक है, तो मिडिल थर्ड रीजन में क्या आएगा, 2 मीटर से 4 मीटर, हील से 2 से 4 मीटर। देखो इसका अगर मिडिल थर्ड रीजन निकालो तो डिवाइड बाय 3 कर लो इसको, ये 2 मीटर पड़ा, ये 2 मीटर पड़ा, ये 2 मीटर पड़ा, तो हील से देखोगे तो 2 से लेके 4 मीटर के बीच में ही आप लोगों के रिजल्टेंट स्ट्रेस लाई करने चाहिए। नो टेंशन कंडीशन, नो टेंशन कंडीशन। इसेंट्रिसिटी कितनी होनी चाहिए, इसेंट्रिसिटी आप लोगों की यहाँ पर b/6, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना, ये मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी है ना। यानी कि इसेंट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि सर अगर यदि यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूं तो b/6 इधर जा सकता हूँ, b/6 इधर जा सकता हूँ, तो b/6 इधर, b/6 इधर क्या मिलता है, b/3 मिलता है। तो यानी कि b/3 का पोर्शन इधर छूटेगा, b/3 का पोर्शन इधर छूटेगा, तो नीचे जो ये बेस बनेगा ना, बेस को 3 हिस्सों में काट दो, बीच के मिडिल थर्ड रीजन में आपको लाई करना है। तो यहां से लेके आप देखो ये 6 मीटर का दे रखा है आपको बेस, है ना, तो 0 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर ऐसे कटा होगा ये, तो 2 से 4 मीटर के रेंज में आप लोग जा सकते हो। तो बिटवीन 2 मीटर से 4 मीटर फ्रॉम द हील दैट कुड बी दैट
शुड बी योर करेक्ट आंसर, और यही आंसर आपको लगाया हुआ होना चाहिए, मिडिल थर्ड रीजन है ना, B/6। हाँ बिल्कुल, टुवर्ड द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मॉर्निंग सेशन में देखा है, ठीक है। अच्छा आज ही देख लिया क्या आपने? अगला चैनल है, सिल्ट फैक्टर है 1.1, एफ की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को यहाँ पर 1.1, वेलोसिटी आपको दे रखी है 0.88 मीटर पर सेकेंड, आपको हाइड्रोलिक मीन रेडियस निकालनी है, आपको आर की वैल्यू निकालनी है, क्या होती है 5/2 v²/2, या सॉरी 5/2 v²/f, 5/2 v²/f, दैट वुड बी अ करेक्ट आंसर। कितना होता है आंसर देखो, तो निकाल लो, लेसी का आंसर, लेसी के फॉर्मूले याद होने चाहिए ना, वेलोसिटी कितनी है 0.88, इसका स्क्वायर कर देंगे डिवाइड बाय f 1.1 कर देंगे, दैट वुड बी अ करेक्ट आंसर। आर की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे आराम से, इजीली, दैट कैन बी इजीली फाइंड आउट, यहां से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकलेगी, ठीक है। अगला देखो, अगला देखो, है ना, ये तो निकल जाएगी सचिन, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला देखो, एट ए सर्टेन पॉइंट इन द फ्लोर ऑफ अ वायर, अपलिफ्ट प्रेशर आपको दे रखा है, अपलिफ्ट प्रेशर हेड दे रखा है ड्यू टू द सीपेज 3.75 मीटर, रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है कंक्रीट 2.5, मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लोर रिक्वायर्ड टू काउंटरैक्ट द अपलिफ्ट प्रेशर, ये हमने यहां पर कर चुके हैं, इस तरह का सवाल, इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हाँ पता मिनिमम थिकनेस ऑफ द फ्लोर कितना होता है, h/g-1, ये निकला था हमारा, हमने जब सॉल्व किया था तो, है ना, तो निकाल लो यहां से। हाइट देखिए कितनी 3.75, प्रेशर हेड, अपनी प्रेशर हेड 3.75 का, जी की वैल्यू दे रखी 2.5, यहां से टी नहीं निकलेगा, थिकनेस आराम से निकलेगी, है ना, तो कितना बन जाएगा ये 3.75 डिवाइड बाय, आप लोग यहां पर कर देंगे 1.5, ठीक है, निकाल लेंगे। कितना आएगा आंसर, आंसर वुड बी 2.5, आंसर वुड बी 2.5। ये सवाल देखो, और बीपीएससी यही का सवाल है, हाँ सर, है ना, बहुत आराम से देखो, सवाल बड़े प्यारे प्यारे सवाल है, अच्छे अच्छे सवाल है, ठीक ठाक लेवल के सवाल है, हमने यहाँ पर इसको सिखाया भी हुआ है। इसमें एक भी क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगता है जो मैंने नहीं करवाया हुआ आप लोगों को, उन सेशन में सब है, लेकिन फिर भी इच्छा थी आप लोगों की दोबारा से करा दो, दोबारा से करा दे रहे। अगला देखो, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा मैं वैसे चल रहा हूँ, मैंने कहा सब पढ़ाया हुआ है, सब समझाया हुआ है आप लोगों को, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को पहले समझाया हुआ है, सब पहले से एक्सप्लेन की हुई चीज है, तो दोबारा से इसी तरह से आप लोगों को समझाई जाएगी। हाइड्रोलिक रेडियस जो है रिवर की 2 मीटर दे रखी है, और लॉन्गिट्यूडनल बेड स्लोप दे रखा है चैनल का 0.001, व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द सेडिमेंट पार्टिकल ऑन द बेड ऑफ द रिवर, आपको बताना है। तो देखो, अगर यदि मैं बात करूं किसी भी पर्टिकुलर, अगर यदि आप लोग बात करें कैनाल के अंदर, कोई भी चैनल के अंदर सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल कितना बन सकता है, उसके लिए हम यहाँ पर सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट को देखते थे। सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमने यहाँ पर देखा कि डी की साइज जो है 10.8 लिख दो या 11 लिख दो, है ना, 11 आरएस से ज्यादा आप लोगों की यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम साइज जो डी की निकलेगी, यानी जो सबसे छोटी रेंज का पार्टिकल है, उसकी वैल्यू या तो देखो 11 दिख जाएगा या 10.8 से बना लेते हैं हम लोग, दोनों में से ही किसी से बना लो, 10.8 ही होता है वैसे, लगभग 11 के आसपास ले लेते हैं हम लोग जल्दी। अगर आपको मौखिक कैलकुलेशन करना है तो 11 ले लो, अदरवाइज आप 10.8 से भी ले लिया करो, है ना, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो 11 आरएस से कर लेते हैं हम, है ना, वरना 10.8 से कर लेते। तो डी के लिए 11 है, आर की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। कैसे देखो, हाइड्रोलिक रेडियस आपको दे रखी है 2 मीटर, और बेड स्लोप भी दे रखा है आप लोगों को यहाँ पर, ये तो निकालने की कुछ जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं निकालना है, ये मीटर में दे रखा है, बस एमएम में आपको आंसर चाहिए, तो 2 को लिख देंगे 2000 मीटर, है ना, एमएम में कर दिया, और आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है स्लोप कितनी 0.0001, ये डी की वैल्यू निकालो भाई, ये मिनिमम, दैट वुड बी द मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल, ये हमें यहाँ पर साफ साफ ही समझ में आ रहा है कितना, कि 2.2 के आसपास निकलेगा, 2 के आसपास निकलेगा, है ना, 2 11 22, 2.2 के ऊपर निकलेगा, है ना, तो 2.2 के ऊपर का आंसर आप लोग यहां पर लगाएंगे, तो जो मिनिमम साइज का पार्टिकल बन सकता है 2.2 का बनेगा, 2.2 mm, और 2.2 mm आप लोग का आंसर नहीं है, नन ऑफ द अबव, 10.8 से निकाल के देख लेना, है ना, ठीक है, 10.8 से भी नहीं आएगा, 2.2 10.8 से लगाएंगे तो और छोटी वैल्यू आएगी, नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर बैठेगा, डी ऑप्शन। 10.8 से भी लगा लो, इससे छोटा आएगा 2.2 से, हल्का सा, ठीक है।
तो नन ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट आंसर। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ पार्टिकल आप लोगों का यहाँ पर समथिंग अराउंड निकल जाएगा। अरे बहुत कम है ना वैल्यू, 2.36 कैसा लगा दोगे आप? स्मॉलेस्ट साइज तो आपकी कम आई ना इससे, देखो 10.8 से भी लिखोगे तो वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी ना, तो वो तो ऑप्शन में नहीं दे रखा आप लोग, तो ऑप्शन में नहीं दे रखा तो नन ऑफ द अबव दे रखा है ऑप्शन में, तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, अगला सवाल है आप लोगों के लिए यहाँ पर ये वाला, ये भी बीपीएससी एई का सवाल है। बीपीएससी एई का पेपर भी शायद मे भी जून में होने वाला है ना, तो आप लोग यहाँ पर इसको भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लगभग 1 आवर की क्लास हमारी यहाँ पर होने वाली है आज। ठीक है, कल जो है स्टेटमेंट वाले सवाल हम लोग यहाँ पर करेंगे। न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पर अच्छे खासे मैंने आपको बता दिए, कुछ अभी अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं वो भी अभी बाकी हैं, अभी वो भी हमें करने हैं। और कल जो है स्टेटमेंट भी चालू हो जाएंगे, लेकिन आपके ना न्यूमेरिकल्स और स्टेटमेंट कल आप लोग हम लोग चालू कर देंगे। Gross command area irrigation canal का 50,000 hectare, out of which 80% is a CCA. If the density of irrigation for Rabi season is 60% and Kharif season is 20%, then the crop ratio will be. Crop ratio आपको निकालना है। Crop ratio का मतलब होता है कि कितना एरिया आप इरिगेट करते हैं इन द खरीफ सीजन, कितना एरिया आप इरिगेट करते हैं इन द रबी सीजन। यहां से क्रॉप रेशियो आप लोग निकालते हैं। चलो देखिए, हमने एरिया कितना इरिगेट किया खरीफ सीजन में, हम देखते हैं। देखो हमारे पास टोटल इलाका है 50,000 हेक्टेयर का, उसमें से खेती आप 80% पे कर सकते हैं, है ना सर। देखो हम सिर्फ कितने पे, हम सिर्फ 80% पे, सॉरी है ना, 80% पे हम लोग यहाँ पर खेती कर सकते हैं। एरिया तो बहुत है लेकिन हम सिर्फ 80% पे खेती कर सकते हैं। लेकिन उसमें से भी खरीफ के सीजन में हम सिर्फ 20% खेती, देखो 80%, देखो 50,000 के 80% पे हम खेती कर सकते हैं, लेकिन कर हम 20% पे रहे, इसके भी 20% पे हमें खेती करनी है खरीफ में। और रबी के केस में हमारे साथ क्या है कि सर देखो एरिया तो इतना है जिसमें खेती हो सकती है, सब जगह खेती नहीं हो सकती, लेकिन रबी के सीजन में हम 60% पे ही खेती कर रहे हैं। तो एरिया फॉर खरीफ आ गया, एरिया फॉर रबी आ गया, इन दोनों का रेशियो ले लो तो कितना आ जाएगा, ये 24,000 है और ये है ना एक 8,000 है। तो निकाल लो 8,000 बटे 24,000, 0.33, 8,000 डिवाइड बाय 24,000 कितना आया 0.33। दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। खरीफ टू रबी सीजन एरिया इरिगेटेड, बिल्कुल सही जवाब 0.33 सचिन ने दे दिया था जवाब, है ना। सचिन कह रहा है कि सर हम जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज का सेशन में यहाँ पर यहीं पे दी एंड करता हूँ। कल हम यहाँ पर मिलेंगे अगेन 5 बजे और हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। कल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, ठीक है, जो कि अभी तक हमने नहीं किए हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा फन रहेगा। ये न्यूमेरिकल का सेशन भी कल रहेगा, लेकिन कल देखते हैं, कल हो सकता है ज्यादा न्यूमेरिकल बचे नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ डेम के क्वेश्चन है जो कि मुझे कराने हैं। यहाँ तक के तो सारे हो गए, कुछ डेम के क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। आज भी किए हैं, खैर कुछ क्वेश्चंस तो 2-3 क्वेश्चंस आज भी किए हैं, लेकिन कल थोड़ा सा डेम के क्वेश्चंस भी करेंगे, थोड़ा सा आगे वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल्स के बाद हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो ये बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। बाकी आपको फुल कोर्स में इस तरह वाले में एनरोल होना है तो आप लोग यहाँ पर हो सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ बाकी अगले सेशन में कल 5 बजे यूट्यूब पर ही। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।